Okay, today we basically going to talk about rectifiers, and rectifiers are basically first type of power converters that we will be dealing with. Rectifier अगर हम simply define करना चाहें तो how we can basically define it is very simple. It's a power processor. It's a power processor that delivers us unidirectional power, इसको हम DC पावर भी कहते हैं, with minimum harmonic content. ओके, यानी बेसिकली जो सारी जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हमारे पास जितने भी पावर कन्वर्टर्स होते हैं ये सारे पावर प्रोसेसिंग में यूज होते हैं. सो इधर अगर मैं इस एक पर्टिकुलर सेंटेंस पे अगर मैं एम्फेसाइज करूं तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया कि यानी हमें प्रोवाइड क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल पावर, जिसको हम डीसी पावर भी कहते हैं. ठीक है. और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको लेट्स सपोज आई से दैट दिस इज द नंबर वन थिंग, ये हमें यूनिडायरेक्शनल पावर देता है ऑब्वियसली. और जो मिनिमम हार्मोनिक कंटेंट जो इसकी आउटपुट है उसके अंदर हार्मोनिक कंटेंट ये है वो मिनिमम होना चाहिए. ये सेकंड रिक्वायरमेंट है. ठीक है ना. तो अगर मैं यानी इस ये चीज देखना चाहूं कि रेक्टिफायर्स जो हमें डिलीवर क्या करते हैं, तो फर्स्ट थिंग क्या है जी, यूनिडायरेक्शनल आउटपुट. ठीक है. करंट की हमें यूनिडायरेक्शनल आउटपुट जो है वो डिलीवर करते हैं. सेकंड क्या चीज है, मिनिमम हार्मोनिक कंटेंट. ठीक है. सो मैंने अपनी जो प्रीवियस डिस्कशन थी उसमें मैंने आपको ये हाईलाइट किया था कि हमारे पास जो भी जब भी हम कोई पावर कन्वर्जन करते हैं, whenever we do power conversion, तो we introduce noise. और इंटरेस्टिंगली इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको हाईलाइट किया था ये कैटेगरी से, तो ये नॉइज जो होती है ये हमेशा हार्मोनिक होती है, हार्मोनिक्स की सूरत में होती है. अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो ये हमेशा ये जो हमारे पास नॉइज होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हार्मोनिक्स होगी. तो ये आप अब देखें कि जब भी हम रेक्टिफायर, मोस्टली जब वी स्टार्ट स्टडिंग रेक्टिफायर्स इन इनिशियल कोर्सेज, तो हमें ये चीजें हाईलाइट नहीं होती, हमारे जहन में ये चीजें नहीं होती. लेकिन व्हेन यू कम टू द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन तो फिर ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इनकी सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ जाती है, ज्यादा एम्पलीफाइड हो जाती है. तो यहाँ पे हमने जो इसको आज जो हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफायर्स के हवाले से जो है वो हम देखेंगे. तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक है जो हमें इंशाल्लाह इसको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा टू स्टडी इट फर्दर. ओके, नेक्स्ट we will basically have a look at the classification of rectifiers. ठीक है. अर्लियर तो आपने जो पढ़ा हुआ है रेक्टिफायर को पढ़ा हुआ है तो बड़ा सिंपली देखा हुआ है कि रेक्टिफायर्स जो हैं वो सिंपली आपने यूज किए एक पावर सप्लाई के अंदर यूज किए होंगे. लेकिन यहाँ पे हम रेक्टिफायर्स को फुल फ्लैज एक टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रेक्टिफायर्स का क्या रोल है और रेक्टिफायर्स क्या है. सबसे पहली चीज जो है वो क्लासिफिकेशन है. तो रेक्टिफायर्स की क्लासिफिकेशन जो है ऑन अ बेसिस ऑफ टू थिंग्स पे आप दो चीजों पे की जा सकती है. एक तो ये जो है बेसिकली फर्स्ट थिंग जो है द टाइप ऑफ सप्लाई, द टाइप ऑफ एसी सप्लाई जो उसको आप देते हैं, द टाइप ऑफ एसी सप्लाई. ठीक है. आप कौन सी टाइप की एसी सप्लाई यूज कर रहे हैं. बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसी सप्लाई. सिंगल फेज सप्लाई है आपके पास, एंड यू हैव ए थ्री फेज सप्लाई. ठीक है. तो ये आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है. सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ device you use, the type of
टाइप ऑफ स्विच और डिवाइस यूज्ड, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है वो दो किस्म की चीजें हैं। एक हमारे पास अनकंट्रोल्ड, और अनकंट्रोल्ड जो है हमारे पास उसमें है हमारे पास डायोड, और सेकंड जो है हमारे पास कंट्रोल्ड है और उसके अंदर हमारे पास है थायरिस्टर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब इसी में फर्दर अगर हम देखें तो फर्दर हम इन चीजों को देख सकते हैं कि अब ये कंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड जो है ये क्या चीजें हैं, सिग्निफाई करती हैं। इसी तरीके से सप्लाई टाइप्स में क्या है, अगर हम सिंपल सप्लाई टाइप में दें, सिंगल सप्लाई में दें, सिंगल फेज टाइप के जो रेक्टिफायर्स हैं, तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हैं ना, ये हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज में आ रहे होते हैं। एक को हम जो है वो कहते हैं सेंटर टैप टाइप का होता है, और एक जो है हम लोग फुल ब्रिज कन्वर्टर टाइप में देखते हैं, ठीक, सेंटर टैप एंड फुल ब्रिज कन्वर्टर। अच्छा, अब यहाँ पे जो दो टाइप्स बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्विच, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यानी बेसिकली जो हमारे पास डायोड एज ए स्विच जो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, डायोड एज ए स्विच जो है वो अनकंट्रोलेबल है। तो यहाँ पे आप जो स्विचिंग हो रही होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइन कंडीशंस हो रही होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइन कंडीशंस हो रही होती है कि आपकी जो लाइन की कंडीशन उस पर डिपेंडेंट होती है। लेट्स सपोज अगर आपकी लाइन जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो वो स्विच ऑन होगा, और अगर उसकी जो कंडीशन जो है वो रिवर्स बाइस है तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा। सो आपके अपने कंट्रोल में कोई चीज नहीं है, रादर जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो डिपेंड करती हैं लाइन कंडीशंस पे, कि जो बैक से जो लाइन आ रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये आपके पास जो है डायोड के हवाले से है। थायरिस्टर में अगर हम देखें तो थायरिस्टर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो है कंट्रोल ये है कि आप उसको टर्न ऑन कर सकते हैं जिस टाइम पे चाहें, जिस वक्त चाहें आप उसको ऑन करवा सकते हैं बाय गिविंग ए पल्स ऑन द गेट। और एक बार वंस वो टर्न ऑन हो जाएगा तो उसको ऑफ करने के लिए ये दो तरीके होते हैं कि या तो आप उसके जो करंट थ्रू हो रहा है वो जो है उसको जो है आप डाउन बिलो दी होल्डिंग करंट लेवल लें, या फिर आप जो है थायरिस्टर का जो है जो बाइस अप्लाइड है उसको आप रिवर्स कर दें, क्योंकि कंडक्टर से वो फॉरवर्ड बाइस में करता है। तो अगर आप उसमें कर देंगे तो वो रिवर्स बाइस भी हो जाएगी तो भी वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। सो as we have basically previously discussed about the classification, now we're going to basically discuss about before we're going to go to the main circuits that are utilized in for rectification, we need to analyze a very important things that are called performance parameters for rectifiers. So हमें देखना पड़ेगा कि performance parameters क्या हैं, performance parameters for rectifier circuits, parameters for rectifiers, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जब भी हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो वेव फॉर्म्स ऑब्टेन्ड होती हैं, यानी कि ऑब्वियसली हमारी ऑन द इनपुट साइड हमारे पास एसी होती है जो कि ऑब्वियसली इन दिस फॉर्म गिवन होती है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज वी हैव टाइम, यहाँ पे है वी ऑफ टी, वोल्टेज है। और ऑन द आउटपुट साइड, ऑन द आउटपुट we have not very clear DC, but normally जो हमारे पास waveform obtained होती है in rectifiers, that is basically given in this form, so again V of t। तो ये हमारी इनपुट है, that's the output। अच्छा, अब अगर जब इसके अंदर हमें परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं तो हमारे पास परफॉर्मेंस पैरामीटर्स दो डोमेन्स में लाया करते हैं। यानी आपके पास जो है
एक जो आपकी इनपुट साइड है दैट लाइज इन द एसी डोमेन, ठीक है, वेयर एज जो आपके पास आउटपुट साइड है दैट लाइज इन द डीसी डोमेन। सो परफॉर्मेंस पैरामीटर फाइंड आउट करते वक्त हमें एसी पैरामीटर्स भी निकालने पड़ेंगे, इस साइड के पैरामीटर्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इसकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी और इस साइड की वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमें एसी साइड पे चाहिए वो हमारे पास है VRMS, दैट इज RMS वोल्टेज, RMS वोल्टेज of AC waveform that is applied as the input। अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास जो होगी VDC, that is average value of output waveform। तो हमारे पास जो इनपुट है वो एक प्योर साइन वेव है, that's the pure AC wave that we are getting। However at the output ये प्योर डीसी नहीं है। इनफैक्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो है रिपल्स भी हैं और ऑब्वियसली ये इसके अंदर जो है कोई एसी कंटेंट भी लाया करता है। तो हमारे पास जो आउटपुट है यानी जो इधर रेक्टिफायर की आउटपुट है, आउटपुट जो है इट हैज बेसिकली एसी कंटेंट एज वेल एज डीसी कंटेंट, ठीक है। तो ये जो चीज आपको सिग्निफाई कर रही है ये VDC होगी, एवरेज वैल्यू जो आप इसकी ले रहे हैं, दिस विल ओनली गिव यू द डीसी कंटेंट, दिस विल ओनली गिव यू द डीसी कंटेंट, आपको सिर्फ ये डीसी कंटेंट दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास होगा। इसी तरह आपको इधर से आपको IRMS फाइंड आउट करना है, दैट इज दी करंट, RMS करंट जो आपके पास आ रहा है, और इसी तरीके से यहां पे आपको IDC फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एवरेज करंट। पहले आप ये वैल्यूज निकालेंगे, यानी ये बेसिकली VIRMS, IRMS एंड IDC एंड VDC, पहले आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब आप जो है इसकी जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उसकी तरफ जाएंगे और उनको फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है ये आपके पास मेन चीजें होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू गो फॉर द परफॉर्मेंस पैरामीटर, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे अब हमारे पास जो है ऑब्वियसली ने देख लिया कि जी क्या क्या हमारे पास जो है बेसिकली VRMS, IRMS, this is on the input side, and VDC and IDC। क्योंकि इनपुट साइड पे जो है हमारे पास AC सिग्नल है और आउटपुट साइड पे हमारे पास DC सिग्नल है। ये है पहला जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है हमारे पास, वो है बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेस, एफिशिएंसी ऑफ दिस कन्वर्टर। सबसे पहला जो है वो एफिशिएंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको पता लगता है कि जो कन्वर्जन हो रही है, पावर कन्वर्जन जो है वो कितनी एफिशिएंट है। इट गिव्स a measure of the process of power conversion। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था, कोर्स के स्टार्ट में भी बताया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना जब भी आप कन्वर्जन करते हैं तो आपकी जो डिजायरेबल होती है, डिजायरेबल आपकी ये होती है कि आपके पास जो है डिजायरेबल ये है कि आपकी जो एफिशिएंसी है, डिजायरेबल जो है वो 100% हो। लेकिन ऑब्वियसली हर प्रोसेस में आप ये चीज अचीव नहीं कर सकते, यू कम जस्ट बिलो, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम एज क्लोज टू एज 100%, एज क्लोज एज पॉसिबल आप जब भी कन्वर्जन करें तो ये आप इसके करीब ही रहें, ये आपकी डिजायरेबल होती है। तो इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो है वो है पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। और अगर मैं यहाँ पर देखूं जो पावर आउटपुट है मेरे पास वो बेसिकली डीसी पावर है, जो मुझे डिजायरेबल है, जो मुझे चाहिए, जो मेरे पास इसमें नीडेड है, वो डीसी पावर है, एंड दैट इज गिवन बाय VDC मल्टीप्लाई बाय IDC।
और मेरे पास जो इनपुट पावर है जो मेरी एसी सप्लाई से प्रोवाइड हो रही है, दिस इज गिवन बाय IRMS into VRMS into IRMS. This will give me the efficiency of the rectifier. ये सबसे पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर और मेरे लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि ये आपको बता रहा होता है कि जो आपने कन्वर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व किया है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है ना। और मैंने जैसा आपको बताया कि पावर टॉनिक्स में हमारी जो डिजायरेबिलिटी है वो यही है कि 100% एफिशिएंसी, कोई भी लॉस ना हो रहा, क्योंकि जैसे मैंने अभी शुरू से बताया था तो पावर टॉनिक्स का जो मेन जो कन्वर्टर का रोल है is to sit between source and load and or it works all the time. जब भी आपका लोड चल रहा होगा तो आपका पावर कन्वर्टर जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो जितनी उसकी एफिशिएंसी हाई होगी आपके जो पावर कन्वर्जन का प्रोसेस है वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, सुटेबल होगा आपके लिए, क्योंकि आपको कोई पावर लॉस नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है हमारे पास इसके वो है बेसिकली एसी वोल्टेज। मैंने जब शुरू भी किया था एसी वोल्टेज तो मैंने कहा था कि आपके जो है ना पावर, ये रेक्टिफायर इज ए पावर प्रोसेसर दैट गिव्स यू डीसी आउटपुट एंड फ्री ऑफ हार्मोनिक कंटेंट। हार्मोनिक कंटेंट नहीं होना चाहिए आपके पास, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इशू है। तो इसमें ये जो मैयर है आपके पास, ये दिस मैयर, दिस बेसिकली relates to AC content in output। आपके पास जो आउटपुट है उसके अंदर डीसी कंटेंट, एसी कंटेंट देते हैं, और ये डिजायरेबल नहीं है। यू डोंट नीड दिस एसी कंटेंट, यू डोंट नीड दिस, दिस इज नॉट डिजायरेबल। ये आपको सारा निकालना है, ये आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कन्वर्जन कर रहे हैं तो यू डोंट माइंड कि ये होना चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर एट ऑल, डिजायरेबल नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये एक इसमें जो है अब हम यहाँ पे, और इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल है। इसमें जो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला गिवन है वो है ये आउटपुट के लिए, आउटपुट की जो वैल्यूज आपके पास है VAC इक्वल टू अंडर रूट VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। तो VDC हमने पहले निकाली हुई है, यही जो है हमारे पास जो है VDC और VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर गिव्स यू द VAC। हमारे पास जो कंटेंट जो लाई कर रहा है, तो हमारे पास VRMS जो थी वो यहाँ से हमने स्क्वायर वेव ले ली, माइनस कर दिया उसमें से VDC स्क्वायर को माइनस कर दिया, और वी गेट दी VAC, द AC वोल्टेज कंटेंट एट द आउटपुट, जो हमारे पास ये होगा। और ये मैं आपको बताऊं तो जो इसके अंदर जो भी आउटपुट में वेव जा रही है ये सारी वेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रही होगी, इस विल बी वेस्टेड, ये वेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। ये वेस्टेड एनर्जी है, वेस्टेड है, यू कांट यूज दिस, बिकॉज हमारे लिए जो यूजफुल है सिर्फ वो ये है, ये आउटपुट होनी चाहिए हमारी, बस नथिंग मोर। तो मुझे ये जो बन रही है, ये जो वैल्यू आती है आपके पास, ये वेस्टेड है, ये आपको जरूरत नहीं है। तो ये एसी वोल्टेज होगी। नेक्स्ट जो है हमारे आपके पास जो है वो से हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर क्या चीज है? फॉर्म फैक्टर जो है इज ए मेजर ऑफ वेव फॉर्म शेप, ठीक है। इट्स इज ए मेजर ऑफ वेव फॉर्म शेप। तो हमारे पास जो वेव फॉर्म है उसकी शेप कैसी है। अब हमारे जो डिफरेंट वेव फॉर्म्स आया करती हैं जो आपके पास आउटपुट पे आती हैं, उसमें जो है आपके पास एक मिसाल के तौर पे स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव जो है उसका वेव एफ फॉर्म फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। इसी तरीके से आपके पास प्योर साइनोसाइडल है, साइनोसाइडल का जो फॉर्म फैक्टर है वो 1.11 होता है। ये जैसा आपको एक मैयर देती है कि जो आपकी शेप है वो किस तरह की है, वो कैसे लाया करती है। तो ये इज मोर रिलेटेड टू वेव फॉर्म शेप, रिपल फैक्टर। सो दिस रिप्रेजेंट, ये जो पैरामीटर है दिस रिप्रेजेंट्स effectiveness of rectifier circuit, उसकी इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज गिवन बाय
basically rectifier is given by RF is VAC over VDC, ठीक है। और इसको इसी चीज को हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकंड कॉर्ड VRMS स्क्वायर ओवर VAC होल स्क्वायर माइनस 1, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमें बता रहा होता है कि बेसिकली जो शुरू में मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि जो रेक्टिफायर सर्किट है ना सिर्फ ये कि वो जो आप कन्वर्जन कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट है, और बट ऑल्सो जो आपके पास जो हार्मोनिक कंटेंट आता है उसको मिनिमाइज करने पे भी डिपेंडेंट है। तो अगर हमारे पास जो है आपके पास जो आ रहा है हार्मोनिक कंटेंट आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, तो ये आपका जो रिपल फैक्टर है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है वो VAC है। हार्मोनिक कंटेंट ज्यादा होगा तो ये रिपल फैक्टर यहाँ से VAC जो है आपका बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और अगर ये बड़ा हो जाएगा तो VDC तो ऑब्वियसली आपके पास कम हो जाएगा, तो रिपल फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर आपके पास जो है हार्मोनिक कंटेंट मिनिमम आ रहा है, यानी जो भी आपके पास AC कंटेंट है वो कम आ रहा है, तो ये वाला जो आपके पास वैल्यू है ये कम होना शुरू हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट ये वाली जो वैल्यू बढ़ेगी तो आपका रिपल फैक्टर जो है वो कम से कम होता चला जाएगा। सो बट इज डिजायरेबल कि आपके पास जो है रिपल फैक्टर जो है वो कम से कम हो, कम से कम उसकी वैल्यू, जितनी कम वैल्यू होगी वो उतनी अच्छी होगी आपके लिए, उतनी डिजायरेबल होगी। तो ये है हमारे पास परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फॉर रेक्टिफायर सर्किट्स, ठीक है। थैंक यू। So we basically start the analysis of the rectifier circuits, और rectifier circuits में जो है सबसे पहले जो हमारे पास rectifier available है, that is called single phase half wave rectifier. Before starting the analysis, let me make some assumptions जो हम बेसिकली तकरीबन थ्रू आउट पावर टॉनिक्स में हम अज्यूम करेंगे सर्किट्स के हवाले से, और वो assumptions ये हैं कि हमारे पास जो स्विच है, कौन सा भी हम स्विच कंसिडर करेंगे, इन दिस केस हमारा स्विच जो होगा डायोड होगा, we're taking it as an ideal diode, and there are basically two assumptions that need to be done, और वो ये है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, यानी आपका जो भी डायोड आप अज्यूम करेंगे, जो भी हम रेक्टिफायर सर्किट में यूज करेंगे उसका जीरो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा, और सेकंड जीरो रिवर्स रिकवरी टाइम। सो ये जो दो assumptions हैं, assumptions make our analysis quite simple. Otherwise ये कि फिर things may get basically difficult. अगर हम ये चीजें अगर ऐड अप कर लें तो फिर हमारा एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ वेरी सिंपल सर्किट। हमारे पास बेसिकली ऑन द इनपुट साइड वी हैव ए ट्रांसफार्मर। नॉर्मली जो भी पावर सप्लाईज में हम लोग रेक्टिफायर्स यूज करते हैं, तो हमारे पास हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है, एंड नॉर्मली वी एम्प्लॉय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास। यूजुअली वी हैव 220 वोल्ट्स जो है हमारे पास, 220 वोल्ट्स AC जो है वो हमारे पास मेन साइड से अवेलेबल होती है, एंड इसको हम स्टेप डाउन कर लेते हैं टू 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, एनी वोल्ट जो हमें डिजायरेबल है उसको हम स्टेप डाउन कर लेते हैं, एंड देन बेसिकली the circuit is a very simple circuit. We just use one diode and with the resistive load. So resistive load diode T1. So resistive load जो है actually use करते हैं, this is the simplest load, resistive load. सिंपलेस्ट लोड है हमारे पास। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपके पास वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। हमारे पास वोल्टेज और करंट है दे आर इन फेज। तो ये बेसिकली इसकी है। अब सिंपल ये है अगर हम इसकी वेव फॉर्म बनाएं, तो ऑब्वियसली ऑन द इनपुट साइड हमारे पास साइनोसाइडल साइन वेव है,
दिस साइड टाइम ले लें यहाँ पे, फिर नेगेटिव ले लें, और इसकी जो यहाँ पे आपके पास वी ऑफ टी है, समवेयर अराउंड आपके पास मैक्सिमम इसकी लाएगा वी टू दिस वी एम। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ये वी ऑफ टी क्या है, तो वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ मेगा टी। ठीक, यहाँ पे अगर मैं मेगा टी बात करूँ, ये मेरे पास है इसकी। अच्छा, अब इस बेसिकली जो डायोड है, डायोड वेरी सिंपल रूल जो है ना वो फॉलो होता है डायोड के एनालिसिस में। अगर हम डायोड को कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास एनोड है एंड हियर वी हैव अ कैथोड। ठीक है, so in order to be forward bias, this anode terminal should be at a higher potential than the cathode terminal. So अगर आप forward bias कंसिडर कर रहे हैं, तो एनोड टर्मिनल जो है हाई पोटेंशियल पे होगा देन कैथोड। ठीक है, और रिवर्स बाइस आपका एनोड जो है लोअर पोटेंशियल पे होगा देन कैथोड। ठीक है, यानी इसमें इंपॉर्टेंट हाई एंड लोअर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बसा बात हमारे यहाँ ये होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट्स लगा दूँ और वहां पे मेरे पास -5 वोल्ट्स हो, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइस होगा, बिकॉज 0 वोल्ट जो है वो एट ए लोअर पोटेंशियल है, और जो -5 है वो एट ए 0 वोल्ट जो है हाई पोटेंशियल पे, और वो जो है -5 जो लो पोटेंशियल पे है, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ फॉरवर्ड बाइस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है, इसको हमेशा याद रखें, ये बड़ी जरूरी चीज है इस सिलसिले में। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास लेट्स सपोज अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये वाला सेक्शन आ रहा है, ये सेक्शन आ रहा है 1 से लेके 2 तक, तो इस सेक्शन में ऑब्वियसली क्या होगा कि दिस विल बी दी प्लस एंड दिस विल बी दी माइनस, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज होगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, मेरे पास जो आउटपुट होगी वो बेसिकली आएगी 1 to 2 दैट्स 1, so 0 से लेके मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट तक 1, और यहाँ पे मेरे पास है v of m। ठीक है, दिस इज v of t, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये AC वैल्यू है, AC वोल्टेज है, इसके बाद इसका मैक्सिमम, ये मेरे पास ये आ जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट मेरे पास है 2 से लेके 3 तक है, फ्रॉम 2 to 3 मेरे पास जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस। एज ए रिजल्ट इधर जो है फ्रॉम 2 to 3 दैट इज बेसिकली ये क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा एंड इट विल नॉट लेट एनी करंट टू फ्लो इन हियर, सो एज ए रिजल्ट कोई भी आउटपुट वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। एंड देन अगेन अगर मैं यहाँ से इसको लूँ 3 to 4 अगर लूँ, तो अगेन ये जो है मेरे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो इस तरीके से डेवलप होगा, ऑब्वियसली जैसा करंट भी होगा वो सिमिलर होगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो रेटिंग ऑफ डायोड की है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रेटिंग है उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। अभी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है, दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज a diode faces in reverse bias। ठीक है, ये वो बेसिकली कि ये डायोड जो है जो फेस करनी पड़ती है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो फेस करनी पड़ती है वो है। यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, ये ऑब्वियसली सिमेट्रिकल होती है, तो ये -Vm होगी, तो दैट विल हैव पीक इनवर्स वोल्टेज जो है इसकी V of m, दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑन द रिवर्स बायस साइड। तो हमें मेरा अगर इफ आई हैव टू यूज द डायोड, तो उसकी जो मेन जो उसकी पैरामीटर्स हैं वो ये होंगे जो मैंने यहाँ पे निकाले थे, इनवर्स वोल्टेज। ये हमारे पास जो है सबसे जो सिंपलेस्ट है रेक्टिफायर, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, डिस्कस करेंगे, दैट इज बेसिकली सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। Okay. In this we have basically
इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं जो यूज की जाती हैं। हम भी उसको पहली बार कंसिडर करेंगे, दिस इज कॉल्ड फुल ब्रिज, सॉरी सेंटर टैप वर्जन जो उसका आता है, फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। इसका हम पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो बेसिकली हमारे पास वो जो है ऑन द इनपुट साइड वी हैव ए ट्रांसफार्मर, बट दिस इज ए स्पेशल ट्रांसफार्मर। जो नॉर्मल हमने पहले यूज किया था वो नहीं है। इन दिस हमारे पास ट्रांसफार्मर में इन द राइट इन द मिडल और सो हमारे पास एक टैप होती है। ये हमारे पास इसकी जो है नॉर्मल वाइंडिंग्स के एंड्स हैं और उसके बीच में एक टैप ली हुई होती है। अब जो आपने पहला सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था उसमें हमने सिर्फ एक डायोड यूज किया था। हियर वी यूज बेसिकली 2 डायोड्स। एक डायोड हम यहाँ लगाते हैं ऑन द वन एंड एक डायोड हम जो है यहाँ लगाते हैं। और आपने देखा था कि हमारे पास रेजिस्टिव लोड था, तो हम रेजिस्टिव लोड जो है बजाय के इस साइड पे रखने के हम उसको यहाँ पे रख लेते हैं और ये जो है ये डायोड जो है रेक्टिफायर, इस तरह से हम इसका सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। सो इफ यू क्लियरली सी दिस थिंग, अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो पहला बना हुआ था डायोड, ये पहला ही सर्किट है। इस साइड से अगर मैं देखूं तो ये कंप्लीटली हुई सर्किट है। और सिमिलरली अगर मैं इसको इधर भी रखूं, यानी अगर मैं इसको इधर भी रखूं तो भी ये वही सर्किट है जो पहले हमने देखा, सिंगल फेज हाफ। सो इन रियलिटी ये जो सर्किट है ये 2 हाफ वेव रेक्टिफायर्स को कंबाइन कर दिया गया है, कॉम्बिनेशन है। 2 हाफ वेव रेक्टिफायर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसमें हमने ये कंबाइन कर दिया है। हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास भी अगेन हमारे पास इनपुट पे लेट्स सपोज हम प्राइमरी कर लेते हैं और यहाँ पे लेट्स सपोज इस यहाँ पे पास हमारे पास कोई सेकेंडरी है। तो यहाँ पे जो हम साइंस लगाते हैं वो इस तरीके से ये पोलैरिटी अटैच करते हैं। ये मेरे पास डायोड D1 है, ये मेरे पास डायोड D2 है और दिस इज द लोड R। यहाँ पे हम बेसिकली आउटपुट वोल्टेज कंसीडर कर लेते हैं, जो हमारे पास आएगी आउटपुट वोल्टेज। ये हमारे पास सिमिलर अगर आप देखें उस ग्राउंड पे तो 2 हाफ वेव रेक्टिफायर्स की एक कॉम्बिनेशन है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है हमने यहाँ पे एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज किया है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज किया है, वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रांसफार्मर जिसके अंदर एक सेंटर टैप अवेलेबल है। तो ये हमारे पास पोलैरिटी होती है और यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये फुल वेव है। मतलब जो लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट हमने जो देखा है सर्किट दैट वाज हाफ वेव, और आप उसमें देख रहे थे कि हाफ वेव पास हो रही थी, आउटपुट पे जा रही थी और हाफ वेव जो है वो कट हो रही थी। तो हमने उसे कहा कि ये वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसमें अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम फुल वेव जो है उसको पास कर दें, ठीक है। और उसे देखेंगे हमारे पास क्या उसमें बेसिकली बेनिफिट, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन ऑन द इनपुट साइड हमारे पास ये हमारे पास है इनपुट ओमेगा टी, यहाँ हमारे पास ओमेगा टी है और ये इसकी है v ऑफ m मैक्सिमम वैल्यू। अगेन यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई टाइम पीरियड है जिसके लिए ये हमने लिया है, लेट्स सपोज पाई है, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई है, दैट्स इट। अब अगेन उसी तरीके से जो मैंने वेव फॉर्म को कन्वर्ट किया था, लेट्स सपोज हम यहाँ से ले लेते हैं 1 to 2, इसके दरमियान देख रहे थे इस टाइम इंटरवल में क्या होगा, 2 to 3 क्या होगा, एंड देन अगेन इट रिपीट्स। क्योंकि पावर ट्रांजिस्टर में मोस्टली यही होता है कि अगर आप एक टाइम इंटरवल निकाल लें तो अदर टाइम इंटरवल्स के लिए वो उसमें रिपीट हो रहा होता है। तो हम पहले टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं, दैट दिस वन 1 to 2। अब अगर हम ये वाली लेते हैं पोलैरिटी, यहाँ पे ये प्लस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और अगेन यू हैव प्लस हियर एंड यू माइनस हियर, ठीक है। इस पोलैरिटी ये वाला जो है, तो आप इधर अगर मैं देखूं तो ये वाला डायोड जो है मेरा इस पोलैरिटी के साथ ये फॉरवर्ड बाइस है, इससे फॉरवर्ड बाइस, और इस वाली पोलैरिटी के साथ ये वाला डायोड जो है वो रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस। सो अगेन दिस इज फॉरवर्ड बाइस। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो है करंट यहां से चलेगा और इधर जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज द आई नॉट करंट। तो अगर ये करंट चलेगा तो ऑब्वियसली वी विल हैव गोइंग टू हैव अ ड्रॉप, और वो हम यहां पे बना लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो आउटपुट वोल्टेज पे ये इस तरीके से आउटपुट हमारे पास डेवलप हो रही होगी। अगेन वी आउटपुट ऑफ टी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारे पास इसकी मैक्सिमम है बी ऑफ एम, और यहाँ पे मेरे पास ये 1 से 2 तक। दिस इज बेसिकली, और ये ऑब्वियसली ये वोल्टेज जो है यहाँ पे डेवलप हो रही होगी। ठीक है, ओके। तो अब जब हमारे पास 2 to 3 आएगा तो क्या होगा? सो व्हेन वी हैव, यानी जब ये वाली वेव फॉर्म आएगी जो कि बेसिकली नेगेटिव है, तो हमारे पास जो ऑलरेडी पोलैरिटीज गिवन है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या पोलैरिटी होगी? हमारे पास होगा माइनस ये एंड प्लस ये, माइनस ये एंड प्लस ये। ये हमारे पास पहले जैसा। अच्छा, अब मेरे पास ये पोलैरिटी आ गई, फ्रॉम 2 to 3 के लिए मेरे पास ये पोलैरिटी आ गई। अब अगर मैं इस पोलैरिटी के साथ चलता हूं तो ये ऊपर वाला जो डायोड है ये रिवर्स बाइस है, इट विल नो लॉन्गर कंडक्ट। वेयर अगर इस पोलैरिटी के साथ मैं D2 को देखता हूं तो वो फॉरवर्ड बाइस है, एंड इट विल कंडक्ट एंड बेसिकली द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, पहले इंटरवल में भी करंट की डायरेक्शन यही थी और दूसरे करंट इंटरवल में भी करंट की डायरेक्शन यही होगी। तभी तो हम कहेंगे कि ये डीसी बन गई है ना, डायरेक्ट करंट है, ये यूनिडायरेक्शनल इन नेचर है, तभी हम कहेंगे। तो इंटरेस्टिंगली अब ये वाली आएगी। अब इसमें भी क्या होगा? अगेन क्या ये दोबारा पास करेगी, अगेन हमारे पास इस तरीके से वोल्टेज डेवलप होगी, और ये एंड यू सी कि अगर हम फर्दर जाते जाएं तो इसी तरीके से डेवलप होती रहेगी। सो नाउ बेसिकली आपके पास हाफ वेव मिस नहीं हो रही, बल्कि फुल वेव जो रिटेन हो रही है एट द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो है आपके पास सेंट्रल टैप जो आपने ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व किया है उसका जो है बेनिफिट है इसको यूज करने का। और इसके फायदे क्या हुआ कि अब वो जो आपके पास जो हाफ वेव उस लास्ट सर्किट के अंदर जो वेस्ट होती थी, अब वो भी जो है वो आपके पास आउटपुट पे अपीयर कर रही होगी, क्योंकि पल्सेशन है यहाँ पे, ऑब्वियसली रिपल आ रही है। ये यहाँ पर देखें हमारे पास रिपल आ रही है, बट एट द सेम टाइम आपको जो इनपुट आ रही है वो आपको फुली अवेलेबल है एट दी आउटपुट विद डीसी नेचर के साथ आपको मिल जाएगी। इंटरेस्टिंगली अब हम वही देखेंगे कि जो डायोड के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर हमने लास्ट टाइम देखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो उसकी वही पीक इनवर्स वोल्टेज। सो व्हाट शुड बी द पीक इनवर्स वोल्टेज इन दिस सर्किट? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी जब आप इसके साथ देखेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं इसी केस में देखूं, जो सेकंड केस है, ये फॉरवर्ड बाइस है और ये डायोड रिवर्स बाइस है। तो अब फॉरवर्ड बाइस है तो ये तो कंडक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और ये वाला जो है आपके पास रिवर्स बाइस होगा। इफ यू सी दैट कि असल में आपके पास क्या है कि इस वेव इस वाले डायोड के ऊपर तो आपके पास ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव एंड 0 टू वी ऑफ एन, और इस वाले पे जो रिवर्स बाइस है उसके ऊपर ये वाली वोल्टेज आ रही है 0 टू माइनस वी एन। तो इस इंटरवल पे जब यहां से वीएम पास हो रही होगी, वहां से माइनस वीएम पास हो रही होगी, एंड इफ वी अगर मैं इस डायोड के क्रॉस देखूं तो अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस वीएम है तो उस तरफ जो है प्लस वीएम है, और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 2 वीएम, दैट इज डबल दिस वोल्टेज अप्लाइड। जो इस वोल्टेज की जो मैक्सिमम है आपकी डायोड की रेटिंग उसके डबल होनी चाहिए। ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बड़ा बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं कि द डायोड्स रेटिंग शुड बी doubled for using center tapped transformer। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करना चाहते हैं तो डायोड की रेटिंग जो है वो डबल होगी। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये जो आपके पास सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे ये सेक्शन ये नेगेटिव है। सो इफ आई बेसिकली मेक दिस थिंग हियर, ये नेगेटिव जो है ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है क्योंकि रिवर्स बायस है, तो ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वोल्टेज शो की है और यहाँ पे मैंने नेगेटिव वोल्टेज शो की है। एंड एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट जब ये वीएम होगा, एट द सेम इंस्टेंट दिस इज माइनस वीएम। सो अगर ये वाला जो आपका एंड है, यानी ये वाला जो एंड है ये वीएम पे होगा, तो ये वाला एंड जो है ये माइनस वीएम पे होगा। और अगर मैं इसका डिफरेंस लूं, यानी ये वी ऑफ एम, यहाँ पे मेरे को वीएम माइनस वीएम
एंड ऑब्वियसली इसका इक्वल क्या हो जाएगा, Vm प्लस Vm, दिस इज इक्वल टू 2Vm। ये मेरे पास है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल के जो डिफरेंस आ रहा है, यानी यहाँ पे मेरे पास -Vm है, here I have -Vm और here I have Vm। So if I take a difference between these voltages, इसके अक्रॉस जो है ये वोल्टेज अपेयर कर रही है। So obviously आपके डायोड की रेटिंग डबल होनी चाहिए अगर आपने इस सर्किट में, तो ये इसका ड्रॉबैक है। अदरवाइज ये जो हमने इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन लगाई है, इससे ये एडवांटेज है कि हमारे पास फुल वेव जो है वो अब आपके पास अवेलेबल होगी, उसका एडवांटेज है। लेकिन ये अगर हम इस तरीके से करेंगे तो नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये है कि आपकी डायोड की रेटिंग जो है डबल है। सो इसी चीज को रिमूव करने के लिए हम जो है नेक्स्ट सर्किट यूज करेंगे। ओके, हमने लास्ट टाइम जो देखा था सर्किट सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का, उसमें हमने देखा कि एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो रेटिंग ऑफ डायोड जो आपको यूज करनी पड़ती है वो आपको डबल लेनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी यूज की जाती है जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। और ब्रिज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है जो कि मोस्टली सर्किट फील्ड में काफी यूटिलाइज की जाती है। इसके जो पिकुलियर है, और इसकी आपने इंटरेस्टिंगली इस सर्किट को सर्किट थ्योरी के कोर्सेज में भी पढ़ा होगा और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के कोर्सेज में भी आपने इसको स्टडी किया होगा। यहाँ पे हम जो है इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बड़ा हेवीली यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर है क्या, ये क्या यूटिलाइज कर रहा है। तो हम रेजिस्टिव लोड लेते हैं साथ, ठीक है। ये हमारा बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर है। इसके साथ जो है ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो है हमारे पास उसी तरीके से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो यहाँ पर भी है हमारे पास, ठीक है। और we'll basically connect one of the outputs of the transformer here, and the other output is connected here. That's it. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आपकी इनपुट लग जाएगी। और नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं, दिस इज D1, दिस इज D3, दिस इज D2 एंड दिस इज D4। और यहाँ पे आपके पास जो है रजिस्टर है, आउटपुट वोल्टेज, इधर आपके पास है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास कोई इम्प्लाइड है, लेट्स सपोज VS कह देते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो VP, प्राइमरी वोल्टेज। ये हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। इंटरेस्टिंगली ये ब्रिज सर्किट है क्या या किस तरीके से काम करता है, जरा उसको देखते हैं। उसी तरीके से हमारे पास इनपुट पे साइनोसाइडल वोल्टेज है, और इसके ऊपर जो है हमारे पास उसी तरीके से जो है V of M है। यहाँ पे हमारे पास पाई है, दिस इज सेकेंड टू पाई ओमेगा टी हियर, व्हिच इज V of ओमेगा टी हियर, ठीक है। तो ये साइनोसाइडल सिग्नल इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे इंप्रेस हो रहा है। और इस सर्किट की अगर हम देखें तो हमारे पास किस तरीके से वर्क करेगा, क्या होगा। सो लेट अस सी दैट वी स्टार्ट विद अगेन सेम टाइप ऑफ एनालिसिस। हम यहाँ से 1 से लेके 2 तक जो हमारे पास टाइम इंटरवल है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। सो इफ यू हैव पॉजिटिव हियर, सो बेसिकली यू हैव प्लस हियर एंड अ माइनस हियर फॉर द फर्स्ट सेक्शन। तो अगर आपके पास प्लस यहाँ पे कनेक्टेड और माइनस यहाँ पे कनेक्शन है, तो अब होगा क्या कि आपके पास जब करंट चलेगा इसमें, तो यहाँ पे प्लस होगा, ऑब्वियसली जो इसका एनोड है इट इज एट हायर पोटेंशियल देन दिस वन, तो ये जो आपका डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, पर्टिकुलरली ये डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली करंट विल गो हियर हियर एंड इट विल गो हियर, ठीक है। और फिर ये करंट आपके पास यहाँ आएगा, एंड अगेन इट हैज टू डायोड्स टू सिलेक्ट। आपके पास एक ये डायोड है और एक आपके पास D2 है और एक आपके पास D4 है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, करंट जो है वो ऑब्वियसली इधर आएगा, लेकिन इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये आपके पास लोअर पोटेंशियल पे है। सो नेक्स्ट जो है आपका फिर ये D2 जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट द करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर हियर एंड इट विल गो बैक, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फर्स्ट जो आपके पास इंटरवल होगा उसके अंदर ये होगा। इंटरेस्टिंगली अगर आप इसमें देखें कि जो सर्किट है आपके पास आउटपुट सर्किट के अंदर 2 डायोड्स आ रहे हैं, एक डायोड D1 और एक डायोड D2। So if I may draw this, it will be very helpful for you to imagine
कि आपके पास यहाँ पे आपके पास D1 है, यहाँ पे आपके पास D2 है, यहाँ पे आपके पास माइनस प्लस लगा, यहाँ माइनस लगा, तो इसके ऊपर आप इधर ही आपने जो है बीच में जो है आपके पास रेजिस्टेंस लगी हुई है R, तो आप आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। तो आपने सीरीज कनेक्शन इन्वॉल्व किया है सर्किट के अंदर, और जैसे आपको पता है कि व्हेन यू कनेक्ट डिवाइसेस इन सीरीज विद ईच अदर, तो जो उनकी रेटिंग होती है वो एड अप कर जाती है। तो अगर मैं इसमें यूज कर रहा हूं, लेट्स सपोज जो भी आप डायोड यूज कर रहा हूं, तो मुझे वो हाफ रेटिंग का यूज करना पड़ेगा। आई डोंट हैव टू यूज फुल रेटिंग डायोड, क्योंकि इनकी रेटिंग्स ऐड हो रही होंगी, ठीक है ना। सो आई डोंट हैव टू यूज फुल रेटिंग डायोड्स, रादर आई विल बी यूजिंग हाफ रेटिंग डायोड्स। तो इंटरेस्टिंगली सीरीज कनेक्शन को इन्वॉल्व करके इन द ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट आप अपनी डिवाइसेस की रेटिंग्स हाफ कम कर देते हैं यूजिंग द सीरीज कनेक्शन। लेट मी बेसिकली रिपीट दिस थिंग फॉर द अदर पेयर, क्योंकि अभी हम आपने एक पेयर की तो बात करी, दूसरा पेयर अभी भी ब्रिज का रहता है, हम उसके लिए भी बात करते हैं, उसको भी देखते हैं कैसा है, उसमें क्या हो रहा होगा। सो लेट्स सपोज लेट अस कंसीडर दैट पेयर एज वेल, ठीक है, ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। तो मैं ये इसको भी रिपीट कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे इस सेक्शन 2 से लेके 3 तक, यानी जो हमारा अदर सेक्शन जो था उसमें जो रहता था उसकी बात करेंगे। तो अगर मेरे पास ये नेगेटिव में आ रहा है तो मेरे पास ऑब्वियसली ये पोलैरिटी माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। अब ये वाला डायोड नहीं चल सकता बिकॉज यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है तो ये वाला डायोड जो है ये टर्न ऑन कर जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सो करंट जो है वो इधर से आएगा और यहां से जाएगा और यहां जाएगा। अगेन आप देखिए करंट की डायरेक्शन सेम रही है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल करंट, डीसी इसमें इसीलिए आती है, ठीक है। तो यहां से ये जाएगा और ये यहां से इधर आ जाएगा, यहां पे आएगा और यहां पे आके अगेन इसके पास चॉइस है D2 पे जाए या D4, लेकिन यहां पे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव लगा, ये हायर पोटेंशियल में, तो ये नहीं चलेगा। अब चलेगा ये D4 चलेगा और करंट जाएगा ये, और ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, और यहां से करंट जो है वो वापस चला जाएगा। तो करंट आया यहां से और चलने के बाद करंट वहां से वापस चला गया। डायरेक्शन करंट की आउटपुट पे वही रही है, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की देखूं तो यही रही। और अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊं तो यहाँ पे मेरे पास आएगा D3 और यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टर और यहाँ पे मेरे पास D4 और अगेन माइनस और प्लस। सो इंटरेस्टिंगली आप अगेन देख रहे हैं कि ये सीरीज में लगे हैं दो डायोड्स, और उसी तरीके से जो रेटिंग्स हैं डायोड्स की वो हाफ हो जाएंगी। सो यहाँ पे ये दोबारा हो जाएगा। अब मैं अगर इसकी आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करूं सो यू विल सी कि ये जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पे आएगा, और इंटरेस्टिंगली 2 पाई here and a pi here and a 0 here, so v of omega t here again v of omega। इंटरेस्टिंगली जो सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज कनेक्शन को यूज करके जो डायोड की रेटिंग्स आप यूज करेंगे उनमें हाफ करनी होंगी। सो वी ऑलवेज हैव टू हैव अ डायोड जो इसको हाफ रेटिंग के डायोड चाहिए होंगे इसको सपोर्ट करने के लिए। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर सीरीज कनेक्शन को यूज करके हम लोग जो है मजीद इसको रेटिंग्स को डाउन कर लेते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो इट्स अ वेरी यूजफुल सर्किट। और इसके बाद जो है इंटरेस्टिंगली जो ये हमारे 3 सर्किट्स हैं जो सिंगल फेज रेक्टिफायर्स के अंदर हम देख सकते हैं। सबसे पहले सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, और इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, सेंटर टाइप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये इसका एनालिसिस है। आई होप सो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी देगी, और वो पीक इनवर्स वोल्टेज जो है इस डायोड के लिए मतलब थैंक यू।